हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, त्वरण को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसके फॉर्मूले, यूनिट, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वेग कि वेग आखिर होता क्या है। वेग को बोला जाता है वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर होता है, देखिए हम जानते थे कि जो चाल होता है उसको हम कहते हैं कि दूरी परिवर्तन की दर को अपन चाल कहते हैं। लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो वेग में होता है विस्थापन परिवर्तन की दर। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, ये आप इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर विस्थापन में परिवर्तन होता है किसी दर से, किसी दर का मतलब समय से, कि समय के साथ अगर विस्थापन परिवर्तित होता है तो वहाँ पर वेग आ जाता है। ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ए से बी तक गए, लेकिन ए से बी तक का आपका विस्थापन सपोज कर लीजिए 5 मीटर है और 4 सेकेंड लगा है। 4 सेकेंड में आपका विस्थापन कितना हो रहा है? 5 मीटर। उसी तरीके से मान लीजिए बी से सी तक जाने में आपका समय लग रहा है 4 सेकेंड, लेकिन विस्थापन आपका हो रहा है मान लीजिए 8 मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथे सेकेंड मतलब इस 4 सेकेंड में कितना विस्थापन हो रहा है? 5। इस 4 सेकेंड में कितना हो रहा है? 8। तो हम कहेंगे कि समय के साथ इसके विस्थापन में क्या हो रहा है? परिवर्तन। यानी कि अब उस वस्तु के पास, उस पार्टिकल के पास अब वेग आ चुका है। तो हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं परिभाषा के रूप में कि विस्थापन परिवर्तन की दर को अपन वेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन की दर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। और हम आपको बताए थे कि दर का मतलब किससे होता है? दर का सीधा संबंध होता है समय के साथ। ठीक है, ये हम बोले थे। अब यहाँ पर आगे ध्यान से समझिए, लिखेंगे कि विस्थापन परिवर्तन, इसी को अपन लिख सकते हैं विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन बटे में समय, विस्थापन परिवर्तन बटे में समय, ये होता है। इसी को अपन बोलते हैं वेग। ठीक है, अगर विस्थापन परिवर्तन की बात की जाए तो हम इसको डेल्टा एस से दिखा सकते हैं, और जो इसको समय या समय अंतराल बोल सकते हैं, इसको हम समय या समय अंतराल भी बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको समय अंतराल बोल सकते हैं, और ये हमारा हो जाता है डेल टी। डेल टी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v से। वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v बराबर डेल s बाई डेल टी, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसे और भी लिख सकते हैं, डेल्टा s का मतलब क्या होता है कि अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, विस्थापन परिवर्तन को हम बोल सकते हैं। देखिए ये सब ठीक है, समझ गए। हम इसको बोल सकते हैं, इसको अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन, अपन ये बोल सकते हैं। बटे में क्या है आपका? समय अंतराल। समय अंतराल आप ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अंतिम विस्थापन का मतलब आप इसको लिख सकते हैं S2, और प्रारंभिक विस्थापन को लिख सकते हैं S1। मान लीजिए कि शुरुआत का जो विस्थापन था वो S1 था, और जो बाद का विस्थापन है वो S2 है, ऐसा मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप S2 माइनस S1 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर T2 माइनस T1 लिखिए तब भी ठीक है।
या डेल्टा टी लिख दीजिए तब भी ठीक है। ये चीज़ हम आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के थ्रू आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो आप इसे T2 माइनस T1 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो आप V बराबर ये चीज़ लिख सकते हैं कि डेल्टा S बाई डेल्टा टी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 आप लिख सकते हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन अपॉन में समय अंतराल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वेग किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन की दर, और वेग बराबर होता है विस्थापन परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। विस्थापन परिवर्तन को हम लिख सकते हैं अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन अपॉन समय अंतराल, ये लिख सकते हैं। v बराबर डेल्टा S बाई डेल्टा टी यानी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 अपन ये लिख सकते हैं। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आगे आप समझिए, ठीक है। अगर हम वेग की बात करें तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग क्या कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि, इसी वजह से वेग भी एक सदिश राशि होती है, ठीक है। अगर हम अब इसके बात करें इसके मात्रक की, तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मात्रक की बात करें तो हम आपको पहले ही बताए थे कि इसको हम दो तरीके से लिखते हैं। एक होता है हमारा SI यूनिट, SI, और दूसरा हमारा होता है CGS, SI और CGS ये होता है, ठीक है। अगर SI की बात करें तो ये होता है मीटर प्रति सेकेंड, और CGS की बात करें तो ये होता है आपका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर जो वेग है एक सदिश राशि है। मात्रक की बात करते हैं तो SI यूनिट मीटर प्रति सेकेंड है, CGS यूनिट आपकी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वेग पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मान या इसकी वैल्यू, इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी कुछ समझ में आ गई है? तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सदिश राशि है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, CGS में पूछता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि वेग कितने प्रकार का होता है, मतलब वेग को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली अगर बात करें तो वेग दो तरीके का होता है। एक समान वेग होता है और असमान वेग होता है, ठीक है। एक होता है एक समान वेग, दूसरा होता है असमान वेग। देखिए एक समान असमान ये सब कुछ आप समझ चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाए, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं, आप समझ गए हैं। चलिए अब हम लिखते हैं वेग के प्रकार। वेग के प्रकार जिसको हम बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेग को, जैसा कि हमने बताया आपको, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एक समान वेग, एक होता है आपका एक समान वेग, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये होता है। दूसरा होता है असमान वेग। असमान वेग, असमान वेग को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप जान चुके हैं, इसको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका औसत वेग, एक होता है आपका औसत वेग।
जिसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। दूसरा होता है आपका तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग दूसरा होता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, दिख रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज वेलोसिटी लिखा गया है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो वेग है, वेग को दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, एक समान वेग और असमान वेग। असमान वेग को अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। ठीक है, अब यहाँ पर समझ जाइए, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, अब इसको समझ सकते हैं। अगर हम एक समान वेग की बात करें तो हम कहते हैं ये कि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान अगर विस्थापन तय किया जाता है या समान विस्थापन होता है, अगर किसी वस्तु में, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में समान समयांतराल में समान विस्थापन होता है तो उसके इस प्रकार के वेग को अपन एक समान वेग कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर असमान वेग की बात करें तो हम कहते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन करता है या यदि किसी वस्तु में समान समय अंतराल में असमान विस्थापन हो तो उसके इस प्रकार की गति को अपन बोलते हैं असमान वेग। मतलब इस प्रकार के वेग को बोलते हैं असमान वेग, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग को कहते हैं अपन कि कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को अपन औसत वेग बोलते हैं। तो हम डायरेक्टली इसे फॉर्मूले के तौर पे ही समझते हैं। ठीक है, डेफिनीशन की बात है वो आपको एक, या तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, पीछे वाले जो लेक्चर हुए हैं औसत चाल, उसमें आप विस्थापन कर दीजिएगा दूरी की जगह, बस हो गया। यहाँ पर हम कहते हैं कि कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को अपन औसत वेग बोलते हैं। ठीक है, औसत वेग। देखिए इसको भी अपन ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, औसत चाल या औसत वेग को एक ही तरीके से। बस ये हमारे दिमाग में जो सोचने की क्षमता है ना, वो हमारे दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा ये औसत चाल है कि औसत वेग है। लिखते एक ही तरीके से हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक तरीके से लिखते हैं, केवल इसे लिखते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, यही आपका होता है औसत वेग। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं डेल एस बाई डेल्टा टी। डेल एस बाई डेल्टा टी कोई नहीं, ये भी वही है जो आप वेग देखे थे, यही उसी तरीके का है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जब क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं, तात्क्षणिक वेग का। तो हम कहते हैं कि किसी वस्तु का वेग, या अपन कहते हैं कि परिवर्तित वेग से गतिमान किसी वस्तु की किसी क्षण पर जो वेग होता है उसे ही अपन बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। जैसे इसको हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो वेग होगा, मतलब इस समय जो वेग होगा उसी को बोलते हैं अपन तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। तो ये था तात्क्षणिक वेग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, और वेग के बारे में खैर आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, सारी बातें आप समझ गए वेग के बारे में। अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, देखिए मेन चीज़ होता है यहाँ पर चीज़ों को सीखना। जब आप सीखते हैं तभी चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, और हम क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों चीज़ों को सीखते हैं, केवल इसके लिए कि ये डेवलप होगा तो हम आगे बहुत कुछ सोच ले जाते हैं। ठीक है, तो केवल इस तरीके से, और जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों को ध्यान रखिए, समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा था एक पेज नंबर 112 पे, पेज नंबर 112 पे क्वेश्चन दे रखा था, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। ठीक है, चाल और वेग में अंतर बताइए। कुछ अंतर तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, बाकी स्क्रीन पे देख लेना आप। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, जबकि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो दूरी जो चाल होती है वो एक अदिश राशि है। ठीक है, और जो वेग होता है वो एक सदिश राशि है। चाल की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेकिन वेग धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में अंतर। तो बस आप इतना भी, स्क्रीन पे नहीं भी आता है तब भी आप समझ गए, आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.3 पर, जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8.3 है, जरा हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। बोल रहा है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 190 मीटर की दूरी 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करिए। ध्यान से बातों को समझिएगा। ठीक है, औसत की बात कर रहा है, समझिए। जैसे ये तालाब है, इस तालाब में उषा एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और इसकी दूरी है 90 मीटर, मतलब ए से बी तक की दूरी है 90 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उषा जाके वापस आती है, इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी तय करती है। कहने का मतलब उषा यहाँ से चली थी, गई और यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आ गई है तो आने में टोटल समय, यहाँ से जाके यहाँ पर ऐसे जाके अगेन यहीं पर आने में टोटल समय कितना लग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 1 मिनट, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में वो जाके वापस आ जा रही है। ठीक है, आपको हमने बताया था कि अगर यहाँ पर देखा जाए दूरी, तो ए से बी तक की जो दूरी, सॉरी, ए से जाके अगेन ए पर आई है, तो दूरी की बात करें तो आप इसमें लिखते हैं ए बी प्लस बी ए। कहने का मतलब कि ए से बी तक गई है और बी से ए तक आई है, तो आप लिखेंगे 90 प्लस 90 और ये हो जाएगा आपका 180 मीटर। ठीक है, तो ये दूरी हो गई। अब यहाँ से अगर आपको निकालना पड़ जाए औसत चाल, तो आप कहते हैं कि टोटल दूरी बटे में टोटल समय। ठीक है, मतलब कुल दूरी कितना है 180 मीटर, कुल समय कितना है 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड लेती है। यहाँ से अगेन यहीं तक आने में 60 सेकेंड का समय लेती है, यानी 1 मिनट। 0 से 0 6 3 18। आप कहेंगे कि उसकी औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो हम क्या बोलते थे, हम कहते थे कि जब आप स्कूल से घर आते हैं, जब स्कूल से घर आते हैं तो आपका विस्थापन क्या होता है 0। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर पॉजिटिव लिए, जैसे A से B की वैल्यू पॉजिटिव है तो B से A की वैल्यू क्या होगी, A से B तक पॉजिटिव तो B से A तक क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ पर अगर 90 लिखेंगे तो यहाँ पर आपको -90 लिखना पड़ेगा। अगर हम इधर जाते हैं तो इधर पॉजिटिव यानी प्लस में लेंगे और उल्टा आते हैं तो आपको माइनस में लेना पड़ेगा यानी निगेटिव। यानी कि जाते वक्त +90 और आते वक्त -90। कहानी समझ में आ रही है। आप कहेंगे कि 90 माइनस प्लस माइनस 90 बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये कितना आ गया 0, तो विस्थापन कितना हो गया 0। तो अगर हम बात करें यहाँ पर औसत वेग, तो औसत वेग बराबर क्या होगा कुल विस्थापन, यानी कि विस्थापन बटे में समय। तो विस्थापन कितना है 0, समय कितना है 60, तो 0/60 कितना आएगा 0।
तो इतना मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 0 आएगा। औसत वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड या 0 होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ज़रूर आप देखें और समझने की कोशिश करें। विस्थापन के बारे में हमने आपको बताया था कि जहाँ से चलते हैं अगर वहीं पे वापस आ जाते हैं और वहाँ तक आपको पूछा जाए कि आपका विस्थापन कितना हुआ, तो आप कहेंगे 0। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ज़रा ये कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं इसके। हाँ जी, चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, फिर इस तरीके से हमारा वेलोसिटी का जो पोर्शन है यानी कि वेग का, वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन। हम समझेंगे इसके बाद कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़रा इनको आप देखिए। यहाँ पर दिया गया है, एग्जाम्पल है, ये अपनी तरफ से है, बोल रहा है कि एक धावक 200 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 20 सेकेंड में पूर्ण करता है। ज्ञात कीजिए धावक की औसत चाल, धावक का औसत वेग, अपने को ये बताना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि जैसे एक वृत्तीय पथ है, ठीक है, और उसका व्यास दे रखा है आपको, मतलब ये ए और ये बी समझ लीजिए, ये व्यास दे रखा है 200 मीटर ना, व्यास कितना है 200 मीटर, तो ए से बी तक की दूरी दे रखा है 200 मीटर। हमसे ये बोल रहा है कि 20 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है। जो धावक है यहाँ से दौड़ता है और यहाँ पर जब अगेन आ जाता है तो 20 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, अगेन ए से ए आने में 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है कि औसत चाल और औसत वेग बताइए। ठीक है, हम ये कहेंगे कि औसत चाल के लिए किसकी ज़रूरत होती है? दूरी की। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर, पेरीमीटर के बराबर, ये आपको पता ही है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका व्यास, अगर व्यास दे रखा है 200 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है ना, व्यास की आधी होती है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं व्यास बटे में 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 200 बटे में 2, यानी कि इससे हम लिखेंगे 100 मीटर ना, 100 मीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 100 मीटर आ गई। अगर हम परिधि की बात करें यानी पेरीमीटर की बात करें, जिसको सर्कमफरेंस बोला जाता है, परिधि, आपको फॉर्मूला याद है कि वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये होता है 2 पाई, तो ठीक है, आर की वैल्यू कितना है? 100, तो इसे आप लिख देंगे 200 पाई, मतलब इतना मीटर। तो हम कहेंगे कि ये जो दूरी है ना यहाँ से यहाँ तक की, ये 200 पाई मीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर औसत चाल की, यानी एवरेज स्पीड की। औसत चाल हम कहेंगे कुल दूरी कितनी है? 200 पाई बटे में कुल समय। आप खुद देख रहे हैं कि ए से चला था और ए तक आने में समय कितना ले रहा है? 20 सेकेंड। तो 20 दहाँ पे 200, तो ये आ जाएगा आपका 10 पाई। ठीक है, तो ये 10 पाई की वैल्यू आप देखेंगे 3.14 होती है, तो इसे आप लिख सकते हैं 31.4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो धावक की औसत चाल होगी वो 31.4 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए ना कि ऐसे ही निकालते हैं। अब हम बात करते हैं विस्थापन की, कि कुल विस्थापन कितना होगा। आप समझ रहे हैं कि जहाँ से धावक चला था, धावक वहीं पे आ गया है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। अरे यहीं से चला था, यहीं पर आ गया है, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। तो अगर हम औसत वेग की बात करें तो 0 बटे में आप 20 लिखेंगे तो यह आएगा 0। ठीक है, 0 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो औसत वेग होगा वो कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। चलिए इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और दिया है, उसे भी ज़रा आप समझिए।
सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर आप चीज़ों को मतलब क्वेश्चन करना अगर शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, तो आप ये मान के चलिए आगे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो आंकिक प्रश्न होता है उसको आप छोड़ते जाते हो, जबकि उससे ही तो नहीं छोड़ना होता है, बल्कि एक परिभाषा आप भूल जाओगे ना, वो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन फॉर्मूले भूल जाओ, न्यूमेरिकल करना नहीं आता है, वो नहीं चल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि डेफिनीशन भूलो, कुछ भी मत भूलो, आप दिमाग में याद रखो। देखिए अपने को बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ना है आप उसे याद रखिए, क्योंकि आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में इसी का यूज़ होगा, उसके आगे दोनों मिला के यूज़ होगा, फिर उसके आगे सब मिला के यूज़ होगा। तो इस तरीके से चैप्टर बढ़ते चला जाता है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो आप आगे आने वाला बल और गति के नियम, वो चैप्टर आपके पल्ले ज़्यादा पड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। फिर जैसे कार्य और ऊर्जा की बात करें, वो भी समझ में तो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, आगे के चैप्टर है उनको भी अच्छे से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने को क्या दे रखा है? नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है कि एक कार शहर ए से शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा शहर बी से शहर ए तक वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करिए। क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक यहाँ पर का शहर ए है और ये शहर बी है। ठीक है, ए शहर है और ये बी शहर है। ऐसे बोल रहा है कि जब ए से कोई गाड़ी जाती है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या स्पीड से वापस आती है। ठीक है, अब अपने को बोला है संपूर्ण यात्रा में कार की औसत चाल बताइए क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे, कुछ भी निकालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं, औसत चाल पूछा है, कैसे निकलेगा उसे समझ लीजिए। ए से बी तक की दूरी आप अपने मन से मान लीजिए एस है। लेट मतलब मानना, ये हमने मान लिया कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, एस है। बी से ए तक की दूरी कितनी है, एस है। तो हम कहेंगे कि कुल दूरी, यानी कि बोला है कि ए से चला था और फिर ए पर वापस आया है, जाने और आने का औसत चाल बताना है। तो कुल दूरी आप बोलेंगे, अरे भैया कुल दूरी लिखना है, यहाँ से लिखेंगे कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी का मतलब ए से बी और बी से ए। आप ये देखेंगे, अगर हम ए से बी की बात करें तो ये दूरी कितनी है, एस। बी से ए कितना है, एस। तो ओवरऑल कितना आ गया, 2s। तो ये कुल दूरी कितनी आ गई, 2s के बराबर ये आ गई है। अगर हम कुल समय की बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा ना आप ध्यान दीजिएगा। कुल समय की बात करें, आप ये बताओ, आप 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कहीं जा रहे हो, मान लो कहीं भी जाना है, तो जो आपको समय t1 लगेगा, मान लेते हैं कि t1 समय लगा है। B से A तक वापस आ रहे हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो आप बताओ कि समय अलग अलग लगेगा कि एक ही समय लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उतना ही समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लगेगा क्या, नहीं, अलग अलग लगेगा। ये 60 से जा रहे हो तो स्पीड आपकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पहुँचने में कम समय लगेगा। तो आप कहेंगे कि t2 की वैल्यू कम होगी और t1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, आप ऐसा बोलेंगे। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप कम मतलब साइकिल धीरे धीरे चलाएंगे तो आप स्कूल देर में पहुंचेंगे, लेकिन साइकिल अगर तेज़ चलाते हैं तो स्कूल आप ज़्यादा मतलब जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा होगा ना, तो ये समय कम लेगा, मतलब t2 समय कम होगा, t1 समय ज़्यादा होगा। लेकिन इसकी बात नहीं है, बात है कि जो t1 निकलेगा वो कैसे निकलेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो a से b तक की दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है, s, और स्पीड कितनी है, 40। तो आपका ये आ जाएगा, तो इतना घंटा होगा। ठीक है, यहीं पर अगर t2 की बात करें तो यहाँ पर भी बोलेंगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, s है,
स्पीड की बात करेंगे तो 60 है, यानी कि 60, तो इतना घंटा। अगर टोटल समय की बात करें तो यहाँ पर लेके आइए, टोटल समय का मतलब T1 प्लस T2 ये। अगर T1 की बात करें तो S/40 है, तो S/40। T2 की बात करें तो S/60 है ये। अब आप एलसीएम लीजिए, 40 और 60 का जो एलसीएम होगा वो 120 यानी कि 120 होगा। ठीक है, 4 तिहाई 12, तो 3 का S में गुणा करेंगे तो 3S आएगा, प्लस 6 दूनी 12, 2 का S में गुणा करेंगे तो 2S आएगा। यहाँ से देखेंगे कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5S बटे में 120 आएगा, तो 5S/120 ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया टोटल समय। अरे भैया ये S है ना, 5 नहीं है, S है, तो ये टोटल समय निकल के आ गया। अब आपको निकालना है औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल। तो देखिए, एवरेज स्पीड ये निकालनी है आपको। आप कहेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप कितना दिख रहे हैं, 2S, तो ये आपका 2S है। टोटल टाइम की बात करेंगे तो 5S/120, तो 5S/120 आपका ये आएगा। ठीक है, 5S/120। आप देखिए ये केवल 2S है, तो 2S को 2S/1 लिख सकते हैं, बीच का बीच में गुणा करेंगे और नीचे का ऊपर कर देंगे, तो आएगा 2S इंटू 120 अपॉन में 1 इंटू 5S, 1 इंटू 5S। S से S कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक को 20, तो 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि औसत चाल जो होगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली कि गया और आया, तो औसत चाल उसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विस्थापन की ना। ये समय आप याद रखिए, समय को ऐसे रखना है। विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन कितना होगा, तो देखिए आप कहेंगे कि चला था यहीं से और यहीं पर वापस आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हुआ। तो यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी अगर निकालें, औसत वेग, तो 0 बटे में ये आप लिखेंगे 5S/120। अरे जब इससे आप भाग देंगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो औसत वेग कितना होगा, 0, लेकिन औसत चाल कितनी होगी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कहानी समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है जी, जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।